नमस्कार साथियों, मैं भारत भूषण जो यूथ क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के मरुस्थलीय प्रदेश को पढ़ेंगे कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में मरुस्थल अपना क्या स्थान रखते हैं। मरुस्थलीय प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश नाम से भी हमें वाकिफ है कि मरु प्लस स्थल, जहां की भूमि मर जाए उसे मरुस्थल कहते हैं, या ऐसा क्षेत्र जहां वर्षा की अपेक्षा वाष्पन अधिक हो, भूमि शुष्क हो, पीने योग्य जल ना हो, पशुओं के चारे के जो घास के मैदान वो ना हो, मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। अब साथियों, हमने अपने आसपास भी देखा होगा कि कहीं भूमि बंजर पड़ी है, या हम किसी नदी के किनारे जाकर के देखते हैं तो दूर तक देखते हैं तो रेत के टीले मिलते हैं और नदी की स्थिति बिल्कुल छोटी सी दिखती। वह स्थान मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। और मरुस्थल की एक विशेषता होती है कि आप जितनी दूर तक नजर डालोगे, छोटे छोटे पेड़ तो वहां पर दिखाई दे जाएंगे जैसे झाड़ियों के रूप में, लेकिन कोई भी बड़ा पेड़ या ज्यादा वहां पर वनस्पति दिखाई नहीं देगी। तो जहां वनस्पति का भी अभाव हो वो क्षेत्र मरुस्थल प्रदेश कहलाता है। अब ये क्षेत्र जो है ग्लोब पर देखें तो कहां पर आप स्थित होता है, तो ये भी हम देख लेते हैं। जैसे कल की वीडियो में हमने पढ़ा 0 से 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कल पढ़ा हमने, और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर लगभग 30 डिग्री तक उत्तरी अक्षांश, और ऐसे ही लगभग 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य का जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र और ये क्षेत्र आपका मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि ये क्षेत्र तो हमने पिछली वीडियो में मानसूनी प्रदेश के बारे में के लिए पढ़ा था, तो अब ये मरुस्थली कैसे हो गया। तो साथियों, जब मानसूनी प्रदेश पढ़ा तो हमने ये भी देखा कि जहां वर्षा से अधिक वाष्पन हो, यहां का टेम्परेचर मैंने आपको बताया था 40 से 58 डिग्री लगभग होता है। तो जब टेम्परेचर यहां अधिक है तो वाष्पन भी यहां पर सबसे अधिक होगा। धरती से भाप के रूप में वो पानी ऊपर उठ जाएगा। तो ये दोनों क्षेत्र यहीं पर पड़ते हैं कि मानसूनी प्रदेश भी और मरुस्थलीय प्रदेश भी। दोनों को इसलिए साथ में नहीं पढ़ाया क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो अलग होती है और मरुस्थलीय प्रदेश की कंडीशन अलग होती है। क्षेत्र वही है, कंडीशन अलग अलग है। क्षेत्र के अंदर यहाँ उत्तरी अमेरिका से लेकर के भारत तक या एशिया महाद्वीप तक, एशिया लिख देता हूं, एशिया महाद्वीप तक, और यहां पर दक्षिणी अमेरिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक का जो क्षेत्र पड़ता है वो सारा हमारा इसी क्षेत्र में आता है। दोनों एक लंबी पट्टी सी इस तरीके से पृथ्वी है, ये क्षेत्र इस तरीके से आ जाता है। तो ये क्षेत्र जो लंबा वाला आता है, ये वाला, ये तो ये हमारा अक्षांशीय क्षेत्र में मरुस्थलीय प्रदेश के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र में जो खासियत है इसकी ये है कि यहाँ का दिन का जो तापमान है, दिन का तापमान तो अधिक होता है, तो रात का टेम्परेचर भी, रात का तापमान भी उतना ही कम हो जाता है। यहां अधिकतम टेम्परेचर 58 डिग्री, तो यहां का जो रात का टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस भी नापा गया है, 0 डिग्री सेल्सियस भी नापा गया है सबसे कम। तो रात ठंडी और दिन
गर्म होते हैं मरुस्थलीय प्रदेश के। गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में, यहीं पर दिखा देता हूं, अधिक सर्दी। तो यहां की विशेषता है कि गर्मियों में अधिक गर्मी और सर्दियों में अधिक सर्दी यहां पर पड़ती है। इस क्षेत्र के जो रेत के टीले होते हैं, रेत के जो टीले होते हैं जिन्हें हम बालू भी बोल देते हैं, बालू के टीले, तो इन्हें बालू का स्तूप के नाम से जानते हैं। बालू का स्तूप, बालू का टीला के नाम से इसे जानते हैं, बालू का स्तूप। यहाँ के जो क्षेत्र में पड़ते हैं, यहाँ के जो क्षेत्र है जैसे उत्तरी अमेरिका, सोनोरोन और एरिजोना, ये दो क्षेत्र उत्तरी अमेरिका में पड़ते हैं। अफ्रीका में इन्हें सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। जब सहारा की बात करते हैं तो इसके अंदर लीबिया, अल्जीरिया, मिस्र, ये सारे देश जो है हमारे इस क्षेत्र में आते हैं, जो अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल है। और जब कालाहारी मरुस्थल की बात करते हैं, कालाहारी, तो ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका के अंदर ये पड़ता है, कोने पर है बिल्कुल। तो कालाहारी भी यहीं पर पड़ता है। एशिया महाद्वीप में अभी देखियो मैं उत्तरी क्षेत्र की बात कर रहा हूं, तो एशिया महाद्वीप के अंतर्गत अगर हम देखें इसे, तो थार का मरुस्थल यहां पर पड़ता है, थार का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। थार का मरुस्थल, थार की मरुभूमि, तो ये क्षेत्र सारा हमारा इसमें आता है। जब हम बात करते हैं इस क्षेत्र की, तो इस क्षेत्र में दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र, जिसमें आटाकामा और पेटागोनिया का क्षेत्र जो पड़ता है, ये मरुस्थलीय प्रदेश है। अफ्रीका महाद्वीप में केवल सहारा पड़ता है और जो उत्तरी अक्षांश की रेखा की तरफ, और जब हम अफ्रीका महाद्वीप को दक्षिणी अक्षांश की तरफ पढ़ते हैं, कालाहारी पड़ता है। और इसी के छात्र ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का उत्तरी भाग इस क्षेत्र में आता है, जो मरुस्थल के रूप में जाना जाता है। अब साथियों, जब ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो इसे ऑस्ट्रेलियन के नाम से जानते हैं, ऑस्ट्रेलियन, ये ऑस्ट्रेलियन के नाम से जाना जाता है। तो ये क्षेत्र हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र कहलाता है। जब मरुस्थलीय वनस्पति की बात करते हैं तो यहाँ की जो वनस्पति है, सबसे पहले यहाँ की वनस्पति की जो जड़ें हैं वो बहुत लंबी होती है, जड़ें लंबी होती है, क्योंकि जड़ वहां तक जाती है जहां पृथ्वी के अंदर या मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर पानी उपलब्ध इन्हें आराम से हो जाता है, क्योंकि ऊपर रेत होता है, ताप के कारण रेत ऊपर से सूख जाता है, लेकिन जब रेत को नीचे से खोदते हैं तो वहां पर नमी मिलती है। तो इसलिए जो वनस्पति है उनकी जड़ें लंबी होती है, और लंबी इसलिए होती है कि वो पानी आराम से वहां से प्राप्त कर लेती है। दूसरी बात, यहाँ की जो पत्ती है, जो वनस्पति की जो पत्तियां होती है वो चौड़ी होती है,
जैसे आपने नागफनी का पेड़ देखा होगा, कैक्टस जिसे बोलते हैं, तो ये नागफनी का पेड़ या कैक्टस का जो पेड़ होता है उसकी जो पत्तियां हैं वो चौड़ी चौड़ी होती है और गद्दे नुमा होती है। उसे अगर हम दबाते हैं तो वो हमें वैसी लगती है बिल्कुल ठोस सी और दबने लायक। तो ये जो पत्ती होती है ये हमारी कांटेदार होती है, मोटी होती है, चपटी सी होती है और कांटेदार होती है, जिससे कि इसके अंदर वाष्पोत्सर्जन या वाष्पन की जो क्रिया है ना के बराबर होती है और लंबे समय तक ये पानी को अगर ना भी मिले तो अपना जीवन आराम से यापन कर लेती है। तो यहाँ की वनस्पति की ये विशेषता है। यहाँ जो जल मिलता है नदियों के माध्यम से, सरोवर के माध्यम से, जिसे तालाब बोलते हैं, झील बोल देते हैं, उसके माध्यम से यहाँ जल उपलब्ध होता है। और जो जहां जल होता है वहां छोटी छोटी वनस्पति उगाती हैं, छोटी छोटी, इतना बड़ा पेड़, इतना बड़ा पेड़ या इतना बड़ा पेड़, इतना। तो वो जो वनस्पति उगती है उसे मरुधान के नाम से जानते हैं। मरुधान, यहाँ की वनस्पति को मरुधान के नाम से जाना जाता है। तो ये चीज भी आती है कि मरुधान की वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो मरुस्थलीय प्रदेश में ये पाई जाती है। यहाँ के जो जीव जंतु है ज्यादा यहाँ जीव जंतु होते नहीं, जैसे भेड़ है, बकरी है, क्योंकि यहाँ छोटी छोटी झाड़ियां होती है तो ये जीव आराम से उसमें जाकर के अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं और यहाँ अपना जीवन आगे बढ़ा देते हैं। या यहाँ का जो ऊंट है इसे रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। अब जहाज क्यों, ऊंट क्यों? अब कहेंगे कि ऊंट तो बहुत भारी होता है, विशाल होता है और वो रेगिस्तान में क्या करता है। तो ऊंट के अंदर जब हम ऊंट को देखते हैं तो उसके अंदर एक इस तरीके से कुब निकला हुआ होता है, ये कुब जिसके अंदर वसा पाई जाती है और ये महीनों तक बिना पानी के रह सकता है, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता, यहाँ रेगिस्तान का जहाज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके जो पैर होते हैं उसमें गद्दी नुमा, इतना चौड़ा कम से कम उसका पैर होता है एक, तो वो गद्दी नुमा रहती है। तो रेगिस्तान में वो नीचे दबने की जो उसकी क्षमता रहती है वो भी कम हो जाती है और वो आसानी से रेत पर दौड़ सकता है। अगर घोड़ों की बात करें तो घोड़े के खुर पैने होते हैं, नुकीले होते हैं, तो वो रेत में धंस जाएंगे, वो वहां दौड़ नहीं पाएंगे। लेकिन ऊंट गद्दी होती है उसके पैर के नीचे लगी हुई, तो उस गद्दी के आधार पर वो तेजी से यहां पर दौड़ सकता है। तो ये साथियों हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र है। अन्य जीवों की बात करें तो यहाँ नेवला, सांप, बिच्छू, केकड़ा, पैकड़ा, जितने भी ये छोटे छोटे जीव है हमारे इस क्षेत्र में पाए जाते हैं और ये केवल बिल बना करके वहां पर रहते हैं। तो ये बिल इसलिए बनाते हैं जिससे कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हाई रहता है और वनस्पति इन्हें मिल नहीं पाती, तो ये बिल में घुस करके उस तेज धूप से अपनी रक्षा कर लेते हैं। यह सर्दी के मौसम में अधिक सर्दी होने के बाद ये अपना जीवन आराम से यापन कर लेते हैं इन बिलों के अंदर जाकर के। अब बात करते हैं यहाँ के जो सहारा मरुस्थल है, क्योंकि हम जानते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल। वैज्ञानिक कहते हैं कि जहां सहारा मरुस्थल है कभी घनी वनस्पति पाई जाती थी। तो प्रकृति के अंदर ऐसा बदलाव आया कि यहाँ की जो प्रकृति है वो मरुस्थल में बदल गई और आज मरुभूमि के रूप में ये जानी जाती है। यहाँ का जो जीवन है, मानव जीवन, वो बड़ा कठिन है क्योंकि यहाँ वनस्पति नहीं उगती, तो मोटे अनाज यहाँ पर उगाए जाते हैं। तो यहाँ का मानव जीवन भी बड़ा सोचने वाला है। लेकिन फिर भी यहाँ जैसे अरब देश है, अरब के अंदर इन्हें बद्दू के नाम से जानते हैं। यहाँ के जो बद्दू हैं वो पशुओं का पालन पोषण करते हैं, पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं और उसी से अपना जीवन यापन करते हैं। कालाहारी में इन्हें
बुशमैन के नाम से जानते हैं, बुशमैन। और ये जो बुशमैन है ये केवल शिकार पर निर्भर है, पूरे दिन भ्रमणशील रहता है, घूमने को निकल जाता है, शिकार के लिए निकल जाता है और अपना पालन पोषण करता है, भरण पोषण करता है। जो बद्दू है वो अपने घरों में, अपने क्षेत्र में पशुओं को पालते हैं और उनसे अपना जीवन यापन करते हैं। तो साथियों, ये हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र था जो आपको हमने बता दिया है। तो इसमें भी अगर आपको कोई समस्या या आपको समझ में नहीं आता तो आप हमें कमेंट में लिख करके भेज सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई। धन्यवाद।